एक फ्रेंच इन्वेंटर था। उसने अपने घर की खिड़की से दुनिया की पहली तस्वीर बनाई 200 साल पहले, और उस तस्वीर का टाइटल उसने रखा व्यू फ्रॉम द विंडो। और इस एक तस्वीर को, दुनिया की पहली तस्वीर को बनाने में उसे 8 घंटे लगे। 8 घंटे। व्यू फ्रॉम द विंडो, यही हिस्ट्री है। व्यू फ्रॉम द विंडो, यही आर्ट है। व्यू फ्रॉम द विंडो, यही शायद हेरिटेज भी है। अब सबके हाथों में एक डिवाइस है और हम सब इन अ वे और अदर फोटो या वीडियो जर्नलिस्ट हैं, फोटो या वीडियो हिस्टोरियन हैं। अपनी बात को दोहरा दूं, 200 साल के बाद आज एक डिवाइस हमारे हाथ में है। हम किसी ना किसी तरीके से फोटो जर्नलिस्ट भी हैं और फोटो हिस्टोरियन भी। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज अस, हेरिटेज इज आवर्स। आर्ट क्या है? आर्ट इज अस, आर्ट इज आवर्स। उस इन्वेंटर ने अपने भाई को खत लिखा, बड़ी उसमें जाहिर है खुश था वो। उसने कहा कि मैंने एक ऐसी टेक्निक ईजाद कर ली है कि हम नेचर की डिटेल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। यह है एग्जैक्ट उसका जुमला, कि मैंने एक ऐसी टेक्निक ईजाद कर ली है कि जिससे हम नेचर की डिटेल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है किसी भी सोसाइटी, किसी भी कल्चर की डिटेल्स को प्रिजर्व करना। व्यू फ्रॉम द विंडो। आर्ट मूवमेंट्स 20 से ज्यादा हैं। बहुत सी ऐसी हैं जो आप जानते हैं। क्यूबिज्म तो हर कोई जानता है, एक्सप्रेशनिज्म भी, पोस्ट एक्सप्रेशनिज्म भी, इंप्रेशनिज्म भी, और एक और है जिसमें आप रियलिज्म को, रियलिस्टिक अप्रोच भी है, वो भी एक पूरा स्कूल, एक मूवमेंट है। जब हम अपनी रियलिटी में फैंटेसी ऐड कर देते हैं तो ये है मैजिक रियलिज्म। एक है सुरेलिज्म। ये इन मूवमेंट्स के अलावा बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और बहुत सी मूवमेंट्स ऐसी हैं जो इन मूवमेंट्स के दूसरी तरफ हैं, जो उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं की जाती लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। तारीख की किताबों में उनका जिक्र है। मूवमेंट्स में हमारे यहाँ स्कूल ऑफ थॉट्स में, हमारे यहाँ मुगल स्कूल ऑफ थॉट है मिनिएचर का, बंगाल स्कूल ऑफ थॉट है। सो देखा जाए तो ये सब है क्या? व्यू फ्रॉम द विंडो। कहते हैं कि 7 तरह के बुनियादी इमोशंस होते हैं जो इननेट होते हैं, एक थ्योरी के मुताबिक। 7 इमोशंस होते हैं जो इननेट होते हैं, हम अपने साथ लेकर पैदा होते हैं। कौन है जो खुश नहीं होता, गमज़दा नहीं होता, अफसरदा नहीं होता? कौन है जिसे दुख नहीं होता? कौन है जो खौफज़दा नहीं होता? 2 इमोशंस और हैं जिनको हम नॉर्मली इमोशंस नहीं समझते, लेकिन वो हमारे पैदाइशी हैं, इननेट हैं। वो कौन से? एक है ट्रस्ट। किसी पे भी ट्रस्ट करना हमारा एक इमोशन है, हमारा उसमें इख्तियार नहीं है। दूसरा सरप्राइज। किसी भी चीज को देखकर आपका हैरान होना, ये इननेट है। गोया ये 7 वो इमोशंस हैं। इसके अलावा और बहुत इमोशंस हैं, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं। पहले साइंस ये कहा करती थी कि इमोशंस होते ही इननेट हैं, ये पैदा नहीं किए जा सकते। अब बड़ी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च की है और साबित किया है कि नहीं, कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो शेप किए जाते हैं। दुनिया भर की फौज कुछ इमोशंस को पैदा करती है।
वो हमारे शहीदों को, हमारे जवानों को शहीद होना सिखाती है, वो जज्बा पैदा कर देती है। जज्बा हुब्बुल वतनी एक शेप्ड इमोशन है, नेशनलिज्म एक शेप्ड इमोशन है, रोमांटिक लव एक शेप्ड इमोशन है। ये अलग बात है कि इसमें बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जो, आप तारीख़ के प्रोफेसर बैठे हैं और कुछ वुड बी PhDs भी हैं, आप बेहतर जानते हैं कि तारीख़ के में कहां कहां किन किन इमोशंस ने हमें बर्बाद किया। अब तो हालात ये हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाता है कि आपको हॉलीवुड एक्टर्स की तरह से लोगों के सामने आना चाहिए, इमोशंस को वो बनाते हैं। और अलमिया ये है कि ट्रंप के बाद दुनिया इस वक्त एक प्योरली और ट्रूली इलेक्टेड फैशिज्म के दरवाजे पर खड़ी है। दुनिया एक और फैशिज्म देखेगी। ये बात आज की इस हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में मैं कह रहा हूँ, अल्लाह करे ये मेरी बात गलत हो, लेकिन कराइन यही बताते हैं। मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि तारीख में ये हुआ है, इलेक्टेड, ड्यूली इलेक्टेड। नाजीज़म थी, हिटलर ने दुनिया को बर्बाद किया, मुसोलिनी ने बर्बाद किया, इलेक्टेड लोग थे। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे थे, लेकिन ये उस बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म ये है कि इमोशंस और हिस्ट्री का ताल्लुक है, और इमोशंस और आर्ट का भी वैसा ही संबंध है। मैं एक लाइटर मोड में एक बात करूं। मैं पहले सेशन में यहाँ स्टेज पे बैठा था, तो बहुत से PhDs थे, उसमें से कुछ पोस्ट डॉक भी थे और कुछ ऐसे भी थे जो पोस्ट डॉक ऑक्सफोर्ड से करके आए थे, और बहुत से यंग भी PhDs थे। तो मुझे एक बात याद आ गई कि एक ज़माना था, PhD उस वक्त अवार्ड होती थी जब आपको मरने में सिर्फ 2 साल बाकी होते थे। अब नौजवान PhDs आ रहे हैं। ऐसे ही एक PhD थे पुराने ज़माने में, उन्होंने ठान ली कि वो PhD करेंगे तो शादी करेंगे। अब PhD हो तो शादी हो। PhD हुई तो उनका रिश्ता एक घर में गया। तो जब रिश्ता गया तो बच्ची की माँ गश खा के गिर पड़ी। वो जो विचोले होते हैं ना, उन्होंने पानी शानी उसके मुंह पे फेंका। उसने कहा, उठो आंटी, क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा, जब मैंने लड़का देखा है ना तो मुझे गश आ गई, क्योंकि यही लड़का जवानी में मेरा रिश्ता लेकर भी आया था। मैं यहाँ बाहर खड़ा था इसी ब्रेक में, तो सामने इंग्लिश डिपार्टमेंट देखा मैंने, तो मुझे अपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का ज़माना याद आ गया, वहाँ का इंग्लिश डिपार्टमेंट याद आ गया। एक तो मुझे ये शेर याद आया कि कहते हैं उम्रे रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। मुझे लगा कि ये जितने भी लोग हैं, इनमें मैं भी हूँ, वो भी है, और वो सब भी हैं जो कभी हुआ करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, वहाँ के एक बहुत ही कॉम्पिटेंट प्रोफेसर कॉम्पिटेंट भी होते हैं लेकिन होते बहुत कम हैं। बहुत ही कॉम्पिटेंट प्रोफेसर इंग्लिश के, और बहुत स्टाइलिश और रोब वाले। एक आध क्लास खाली होती थी ना, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो आके ना बाहर उसके सीढ़ियाँ हैं उस पर बैठ जाते हैं, बातें कर रहे थे। तो दूर से जब प्रोफेसर को देखते थे तो वो सब क्लासरूम में उनसे पहले चले जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। वो प्रोफेसर आए, सारी क्लास अंदर चली गई, वो बैठे रहे, बातें कर रहे थे। उनको दुनिया जहान की कोई खबर नहीं थी, एक लड़का और एक लड़की। क्लास शुरू हुई तो अब उनको प्रोफेसर साहब ने भी लिया था। क्लास शुरू हुई तो ऐसे ही किसी मेरे जैसे ने इशारा किया, सर वो। अब प्रोफेसर, उनका एक जुमला इटसेल्फ एक तारीख है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ लिटरेचर पढ़ाने आया हूँ और वो दो वहाँ लिटरेचर क्रिएट कर रहे हैं। ये होती है यूनिवर्सिटी,
ये होता है गवर्नमेंट कॉलेज। यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं? यूनिवर्सिटीज़ इल्म प्रोड्यूस करती हैं। ये जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं इल्म प्रोड्यूस करते हैं, और कॉलेज उसको तकसीम करते हैं, बताते हैं कि ये इल्म प्रोड्यूस हुआ है। हमारा एक मसला ये भी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज बन गई हैं, और कॉलेज इस दौड़ में हैं कि कितने हज़ार स्टूडेंट्स हैं और उनकी फ़ीस कितनी है। हर यूनिवर्सिटी ने कमोबेश एमबीए ज़रूर शुरू कर दिया है, क्योंकि वो कमाऊ पुत्र है, पैसे कमाने के लिए। लॉ कर दिया है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में था। अब लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट शेयर ज़्यादा होता था, तो तब ये प्राइवेट कॉलेज भी नहीं होते थे, तो वहाँ के टीचर बड़े कॉम्पिटेंट होते थे। हमारे कुछ टीचर कॉम्पिटेंट भी थे और अच्छे दोस्त भी थे। आखिरी दिनों में हमारे एक प्रोफेसर ने हमें बुलाया। उन्होंने कहा, बात सुनो, तुमने वकील बन जाना है। मैंने कहा, जी सर। एक बात याद रखना, जो एक दफ़ा वकील बन जाता है ना, वो बाकी सारी ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकता। तुम ठीक होने की कोशिश करते रहना। ये होते हैं प्रोफेसर, ये होते हैं उस्ताद। मैं एक उस्ताद की बात आपको बताता हूँ। साइकोलॉजी की एक टीचर थी, वो क्लासरूम में आई। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 4 या 5 रेफरेंसेस लिखे। लिखा APA और लिखा 2022, फिर लिखा NIMH, उसके आगे उसका साल लिखा, फिर लिखा WHO। रेफरेंसेस दे के फिर कहने लगी, व्हाट इज डिप्रेशन। अब डिप्रेशन समझाने का तरीका देखें। उन्होंने कहा कि कुछ आप में से कौन है जो अफसरदा नहीं होता, कौन है जो जिसमें गम नहीं, गुस्सा नहीं, जिसको दर्द नहीं होती। अब वो समझा रही हैं हमें कि ये डिप्रेशन की सारे वो इमोशंस हैं। कौन है? अच्छा, कोई भी नहीं था, सोच रहे थे। कौन है जिसमें गम नहीं, गुस्सा नहीं? कौन है जिसमें अफसरदगी नहीं? कौन है जो नॉस्टैल्जिक नहीं? कौन है जो फ्रस्ट्रेटेड नहीं? तो इन सब चीज़ों का मजमुआ डिप्रेशन है, उसको कहते हैं अफसरदगी। फिर उन्होंने एक शेर सुनाया, और वो शेर सुनाया उन्होंने फैसलाबाद के एक शायर का, और उस शायर का नाम है अशरफ यूसुफी। उनका एक शेर आपने ज़रूर सुना होगा कि ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर, ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर, उस बेवफा को एक नज़र देखना भी है। उन्होंने शेर सुनाया और हम देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। बड़े दिनों के बाद वो आई थी, वो एक डिप्रेशन एपिसोड में थी, हमें डिप्रेशन बता रही थी। उन्होंने शेर सुनाया, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह किया, आंखें पूछी और क्लासरूम छोड़कर चली गई। शेर सुने, चला भी जाऊंगा उठकर तो मेरे बिस्तर पर, चला भी जाऊंगा उठकर तो मेरे बिस्तर पर, शिकन शिकन मेरी अफसुर्दगी पड़ी रहेगी। ये होता है डिप्रेशन। और ये वो आर्ट है जिसमें आप एक टीचर समझाता है, जिस तन लागे सो तन जाने। और कौन है जो डिप्रेशन में नहीं जाता? डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, एक मेडिकल कंडीशन। इसमें फीलिंग्स भी हैं, इसमें इमोशंस भी हैं। उस पर 200 से ज़्यादा किताबें लिखी गई सर, 200 से ज़्यादा किताबें लिखी गई। उस पर 15 से ज़्यादा फिल्में बनी कई ज़बानों में, 20 से ज़्यादा प्लेज और ड्रामाज उस पर हुए, स्टेज ड्रामाज भी। 200 से ज़्यादा किताबें जिस पर लिखी गई, उस पर 3000 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए। वो कौन था? वो आपके इसी लायलपुर का एक बेटा था, भगत सिंह था। वो भगत सिंह साथ वाले गांव में एक चौधरी था, चौधरी नथू खान। उसका बेटा था फजले हक, वो उसका जिगरी दोस्त था। मैंने एक ऐसी ही किताब में पढ़ा था
कि हिस्ट्री की एक किताब थी, उसमें लिखा था कि भगत सिंह एक दफ़ा आता रहता था उनके घर में, जब उसका मफरूरी का दौर था, अंग्रेज़ उसके पीछे थे, और ये उस वाक़े से पहले की बात है जब उसने असेंबली में बम फेंका था। तो तब ये निज़ाम बहुत अच्छा था मुखबरी का, मुखबरी हो गई, उसके पीछे पुलिस आई, तो उस पुलिस ने अपना वारंट दिखाया, तो उस चौधरी नत्थू खान के बेटे फजल हक के घर में पुलिस सर्च वारंट लेके आई, सर्च किया। उस वक्त एग्जैक्टली भगत सिंह उस घर में था। उस घर की मां ने उसको एक संदूक में छुपा दिया, ये तारीख की किताब में लिखा था। मैंने वो किताब पढ़ी तो मैंने आपकी इस हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड से बात की। मैंने कहा सर इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? उन्होंने कहा इसके मेथड्स हैं, आप सब वो मेथड्स जानते होंगे। तो मुझे खुशी ये हुई कि वो विलिंगली मेरे साथ गए उस गांव में, आपके हेड डॉक्टर कौकब साहब। हम उस गांव में गए, उस घर में गए, वो संदूक देखा, उसकी हिस्ट्री उन्होंने सुनी, एविडेंसेस देखी, और उन्होंने बताया कि जी उस घर की बहू ने, जो इस वक्त काफ़ी ज़ईफ़ हैं, तब वो कहती मेरी नई नई शादी हुई थी तो बीबीसी वाले आए थे, कुछ इंडियंस आए थे, तो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई थी, तब ये सारा कुछ किया था। तो मैं क्योंकि अंग्रेज़ी जानती थी तो मेरे ससुर ने मुझे कहा कि तुम इनको अंग्रेज़ी में बताओ। इस सारी बात के बाद उस संदूक की हैसियत जो भी हो हिस्टोरिकली वो प्रिजर्व्ड है। हमारे फैसलाबाद आर्ट सर्कल फैक में वो पड़ा है। अब आप ये देखें कि उस संदूक के साथ क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। दुनिया जब उसके बारे में जानेगी, और जो भगत सिंह को जानते हैं वो जानेंगे कि ये एक ऐसा कल्चर था जिसमें हम सब मिलकर रहा करते थे। और भगत सिंह अनडिस्प्यूटेडली ही इज़ आवर हीरो, ही इज़ आवर लेजेंड। लेकिन अफसोस ये है कि हिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र करना पड़ता है। होना तो ये चाहिए कि यहाँ उस पर थीसिस हो, उस पर काम हो। तारीख के बहुत से शेड्स हैं, जिसमें से एक ये है कि महात्मा बुद्धा जब दुनिया से गए तो उनके जाने के 500 साल के बाद उनका पहला मुजस्समा बनाया गया, उनको आर्ट फॉर्म में प्रिजर्व किया गया 500 साल के बाद। हम देखते हैं, हम समझते हैं महात्मा ऐसे ही होंगे, जापानी बनाते हैं तो वो उस एंगल से बना देते हैं, उसको रोमन्स बनाते हैं तो उस एंगल से बना देते हैं। और महात्मा बुद्धा के हम असर थे जिन्हें दुनिया एक अजीम उस्ताद मानती है, कन्फ्यूशियस, कभी आपस में मिले नहीं थे, अलग अलग दुनियाएं थी, वो चाइना में थे। उनका पहला स्केच उनके मरने के 500 साल के बाद बना था। 500 साल। अब इन 500 सालों का एक अजीब तज़किरा है कि तारीख एक बात की सच्चाई को ज़रूर मानती है कि मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ आने के 500 साल के बाद चचनामा लिखी गई, वो किताब जो बताई गई कि ये तारीख है 500 साल के बाद। 500 साल के बाद हमारी भी एक तारीख लिखी जाएगी, लेकिन वो क्या होगी ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक बात, हमारा एक मसला ये है कि जब भी हमें ये बताया जाता है कि हमने मिलकर रहना है, ये बर्दाश्त करो, हम अदम बर्दाश्त का मुआशरा है, अदम बर्दाश्त का मुआशरा है, अदम बर्दाश्त का मुआशरा है। हमें बर्दाश्त तो बताया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि हम अदम तस्लीम का मुआशरा है। जब ये तस्लीम कर लिया जाए कि वो भी इसी मिट्टी में उगे हुए दरख्त हैं, हम भी हैं, तो हम एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। तो यही वो मसले हैं जो आर्ट में भी हैं, जो हिस्ट्री में भी हैं। हिस्ट्री क्या है? व्यू फ्रॉम द विंडो। और यहाँ सबकी अपनी अपनी विंडो है, सबका अपना अपना व्यू है। थैंक यू वेरी मच।